हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एक्सेल की आपकी पहली क्लास रहेगी और जिनका भी एडवांस एक्सेल है या दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। काफ़ी बच्चों जिनके पास अपना सिस्टम है या अपना लैपटॉप है, अगर कंप्यूटर में आपके MS एक्सेल नहीं है तो आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं या इंस्टॉल करा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको टाइप करना है, सीधे डायरेक्ट एक्सेल टाइप करते ही आ जाएगा यहाँ पर। या फिर एक शॉर्ट कमांड के ज़रिए अगर आपको ओपन करना है तो कीबोर्ड से जब हम विंडो बटन के साथ R प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर ना एक रन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करके एंटर की प्रेस कर देना। अब इसमें आपको एक्सेल टाइप करना है और एंटर की प्रेस करना है, एक्सेल ओपन हो जाएगा। और एक्सेल से अगर रिलेटेड बात करें कि अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है तो आपको अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, मालूम है किसी को? क्या इंस्टॉल करेंगे? MS ऑफिस। तो ध्यान रखना कि आपको अपने कंप्यूटर में चाहे काम करना है MS एक्सेल में या पावर पॉइंट में या वर्ड के अंदर, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी ऐप में अगर काम करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या एक कंपनी है, USA की है, ठीक है। ऑफिस मतलब कि जो ऑफिस मैनेजमेंट में हमें हेल्प करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी बनाई ऑफिस के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर उसने अपनी कई सारी ब्रांचेस ओपन करी, कुछ शाखाएं बनाई, जैसे कि एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट। ये तीनों इसकी क्या है, शाखाएं हैं, उसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग नेम से। जैसे कंपनीज के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी का नाम अलग अलग होता है। तो उसने एक कंपनी क्रिएट की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, जिनमें से एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट तीनों का एक अलग अलग तरह का यूज़ होता है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है तो हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे। अब MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, लेटर्स, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डेटा हम टाइप करते हैं वो सारा वर्ड में डिज़ाइन किया जाता है। और पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन यानी PPT बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई रिकॉर्ड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी टेबल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी हम एक्सेल में डिज़ाइन करेंगे। लाइक आपको एक सैलरी रिकॉर्ड बनाना है या अटेंडेंस शीट है या आपको कोई रिज़ल्ट रेडी करना है किसी स्कूल का, कॉलेजेस का, तो हम कहाँ पर करेंगे? MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अब हमने इसको ओपन किया, सबसे टॉप में हमें जो ये बार मिलती है ना, इसको कहते हैं टाइटल बार। सबसे टॉप में जो बार शो होती है इसको कहते हैं टाइटल बार। एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार, जहाँ पर आपको होम, इंसर्ट या पेज लेआउट ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। इन सभी ऑप्शंस को ना टैब्स पढ़ते हैं हम। अब मेन्यू बार में ये पूरी रो को तो मेन्यू पढ़ते हैं, ठीक है। इस बार का नेम मेन्यू बार, और इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को होम टैब या इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइटल बार में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है फाइल का नाम और दूसरा होता है एप्लीकेशन का नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है बुक 1 के नाम से और एप्लीकेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नेम भी लिखा हुआ आएगा। जैसे ऐसे ही अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अब उसमें हम डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है डॉक्यूमेंट 1, या पावर पॉइंट में आता है प्रेजेंटेशन 1। और ऐसे ही नेक्स्ट में अब ये जो आपको बॉक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ना, ये जो अपीयर हो रहा है, इसको कहते हैं रिबन। ये जो पूरा बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स, ये टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स को रिबन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये रिबन आपको हाइड किया हुआ भी मिलता है, जैसा मैंने अभी एक कमांड के ज़रिए इसको हाइड किया। तो इसको वापस लाने के लिए आप कीबोर्ड से जब कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं कंट्रोल के साथ
F1 प्रेस कर रहा हूँ, वापस आगे दे दे, या फिर से हमें स्क्रीन पर हटाना हो, अगेन कंट्रोल F1 टू डिस्प्ले और हाइड रिबन, कंट्रोल के साथ F1 का यूज करेंगे। तो रिबन को शो करना है या हाइड करना है, हम कंट्रोल F1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके हम 2-3 मेथड और भी पढ़ेंगे आगे कि रिबन को हाइड या शो करने के लिए और क्या क्या तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेल में ना यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिर फॉर्मूला बार। अब रिबन के नीचे आता है फॉर्मूला बार, और जिसके लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स भी दिया होता है। यहाँ पे छोटा सा जो सेल बना हुआ है ना, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। राइट में होती है फॉर्मूला बार और लेफ्ट में होता है नेम बॉक्स। और यहाँ पर ये जितने भी बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन सभी को सेल बोलते हैं। एंड ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस। सभी सेल का एक एड्रेस भी होता है अपना। बट एड्रेस चेक करने से पहले यहाँ पर हम कुछ रो कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें काम करने के लिए ना हमारे पास कुछ कॉलम्स एंड रोज भी होती हैं। यहाँ पे जो ABCD लिखे है ना, ABCDEF, ये सभी क्या कॉलम्स के नेम होते हैं। एंड दीज आर रोज। ठीक है, जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये सभी हमारी रोज के नाम है। एंड दीज आर कॉलम नेम, जो कि अल्फ़ाबेटिकली होती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। अच्छा, ऐसे होते हैं या ऐसे? अच्छा, रोज कैसे होती है फिर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, पक्की बात है। अच्छा, ऐसे होती है रोज या ऐसे नहीं होती है? अगर किसी को कंफ्यूजन है, आप अपनी नोटबुक में आपको क्या दी होती है, रो या कॉलम? रो बोलते हैं ना हम लाइंस को, तो रोज ऐसे होती है, ध्यान रखना ये रोज होती हैं। तो दीज आर रोज न्यूमेरिकल में, तो ये हमारी रोज है। और इन सभी का अपना एक नेम भी होता है जो कि न्यूमेरिकल में होता है। और एक्सेल में एक शीट पे, अब यहाँ पे ना शीट्स होती है, आप नीचे देख सकते हैं शीट 1, शीट 2 या 3, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब एक्सेल में हमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मिलती है पहले से ही। इन MS एक्सेल वर्जन 2010 और 2010 से पहले जितने भी वर्जन हैं उन सभी में डिफ़ॉल्ट 3, और 2010 के बाद आपको डिफ़ॉल्ट 1 शीट मिलेगी। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारे में तो आज, तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे में तो एक दिखा रहा था। वो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके सिस्टम में वर्जन 2010 के बाद का है, यानी कि 2013 या 16 या 2019 या 365 या 2021 आ जाए, तो उन सभी में आपको डिफ़ॉल्ट 1 और 2010 वर्जन या 2010 से पहले आपको 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन की मिलती है। सो एक्सेल हैज़ 3 शीट्स ओपन बाय डिफ़ॉल्ट इन MS एक्सेल वर्जन 2010 और इन अर्लियर वर्जन्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्कशीट दे रखी है, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। एक्सेल की शीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो कि हमें टोटल कितनी रोज यहाँ पे टाइप करने के लिए दी गई हैं, जैसे नोटबुक में तो पेजेस होते हैं बहुत सारे, अब यहाँ पे तो पूरी वर्कशीट है। ठीक है, अब किसी भी वर्कशीट पे आपको कितने पेजेस दिए जाते हैं पता है किसी? आप एक वर्कशीट पे ना A4 साइज के 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा पेजेस का डेटा टाइप कर सकते हैं एक सिंगल शीट पे। इतनी वाइड होती है ये। तो इसका मतलब रोज़ कितनी होंगी? जैसे नोटबुक में तो एक पेज पे तो 20, 30, 40 होंगी, यानी सारी मिला के पूरी नोटबुक में कितनी होंगी? ऐसे उसमें भी तो हज़ारों हो जाएंगी। तो ऐसे इसके अंदर भी पूरी वर्कशीट की दिखा रखी है रोज़ कि टोटल रोज चेक करने के लिए आप कीबोर्ड से ना जब कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो आप चेक कर सकते हैं कि टोटल 10,48,576 होती हैं। और ये सभी आपको मैं नोट्स में भी दूंगा। ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए अभी, वो सारे आपको नोट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, चाहे हमने कोई भी शॉर्टकट की बात करी यहाँ पर
ठीक है, किसी भी जगह पे हम मूव कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सारा कुछ कंटेंट आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे अभी है 10,48,576 तो होगी रोज की बात करेंगे। अब नीचे कैसे आए थे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करके। अगर वापस अप जाना है तो कंट्रोल अप कर देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कॉलम्स कितने होते हैं इसके अंदर, एक्सेल में टोटल कॉलम होते हैं 16,384 यानी कि 16,384 16,384 कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। और अगर हमें चेक करना हो कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, बट उससे भी पहले अब कॉलम के नाम किस में, न्यूमेरिकल में या अल्फाबेट में? अब अल्फाबेट कितने? 26, पक्की बात है। तो 27 नंबर, अब यहाँ पे मैंने तो कॉलम बताया 16,000 से भी ज़्यादा है, तो ए हो जाएगा। अच्छा, और उससे नेक्स्ट में ए बी, बिल्कुल। अब देखो राइट एरो प्रेस कर रहे हैं, अब देखो ए टू जेड तक तो 26 कॉलम होंगे, तो 16,384 पे नंबरिंग कैसे आएगी? आगे जाके ना ये 2 अल्फाबेट हो जाएंगे, यानी कि एक ए बी सी डी तो जो राइट वाली होगी वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी ए बी सी डी ई एफ, बट उससे जो पहले का कैरेक्टर होगा ना वो सभी के अंदर ए लगकर आ जाएगा। स्टार्टिंग में पहले ए लगकर आएगा, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी एक बार सीरीज जेड तक ए बी ए सी, देखो हर एक के आगे ए लगकर आ रहा है, तो उसके बाद जब जेड आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बी लगकर आ जाएगा। तो चेक करते हैं हम इसको भी, देखो बी लगकर आ गया, फिर बी 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 सभी से पहले, फिर उसके बाद सी लगकर आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऐसी जेड भी आएगा, फिर उसके बाद डबल ए बी, ऐसे हो जाएगा। और अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाके चेक करना हो कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होगा, तो कंट्रोल राइट एरो एक्स एफ डी, नेम ऑफ द लास्ट कॉलम एक्स एफ डी होता है। और एक्सेल 2003 वर्जन में ना 256 कॉलम होते थे, अब इसमें है 16,384 16,384। और 2007 वर्जन से पहले यानी कि 2003 वर्जन था जो, उसमें टोटल 256 256 कॉलम्स होते थे। और लास्ट कॉलम का नेम होता था आई वी, यानी कि आई सीरीज आती है जैसे आई ए आई बी आई सी, तो आई वी पर 256 कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट कंट्रोल लेफ्ट कर दिया अगेन स्टार्टिंग पर जाने के लिए। फिर से ये चीज़ें आपको शॉर्टकट्स जो भी मैंने बताई, कंट्रोल डाउन अप, ये आपके ना अभी टेबल में भी आपको हेल्पफुल होंगी आगे काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सेल में जितने भी ये बॉक्सेस हैं, मैंने बताया कि इन सभी को हम सेल पढ़ते हैं और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है। अब एड्रेस कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका ऊपर से कॉलम का नेम रीड करना है, देन रो नेम, यानी किसी एक सेल का एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर। कॉलम नेम क्या है और रो नेम, तो सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा E4, और इस सेल का और किसी भी एक एक्टिव सेल का एड्रेस, एक्टिव बोले या करंट सेल बात करें तो हमें नेम बॉक्स में ऊपर भी मिलेगा, यहाँ पर नेम बॉक्स में भी दिखाई देता है किसी भी एक एक्टिव या करंट सेल का रेफरेंस। इसको रेफरेंस पढ़ो चाहे एड्रेस पढ़े। नेक्स्ट, किसी भी सेल में जब हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख ली हिंदी, टाइप कर दिया, कर्सर अभी उसे सेल के बीच में ही है, ठीक है। कर्सर किसको बोलते हैं, जो बीच में लाइन दिखाता हमें। अगर मुझे पीछे जाना, बैक, एन को डिलीट करना है, क्या मैं लेफ्ट एरो यूज कर दूं? हो जाएगा। एक्सेल के अंदर ना अगर आप किसी सेल में डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक कीबोर्ड से या तो कमांड देनी पड़ेगी या तो माउस की हेल्प से क्लिक करना पड़ेगा। और बिना कमांड के अगर आप डायरेक्टली देखो लेफ्ट एरो से पीछे लेकर जाते हैं तो सिलेक्शन ही हट जाएगी। अब कर्सर मूव नहीं हुआ, सीधा सिलेक्शन ही मूव हो गई, पिछले सेल पर चली गई। तो वापस उसी सेल पे जाएंगे, मैंने राइट एरो किया तो सेल एडिटिंग के लिए होता है टोटल 3 तरीके। 3 तरीके कौन से? एक तो होता है F2, मैंने F2 प्रेस किया, कर्सर आ गया बीच में। अब आप मूव कर सकते हो एरो की से, देखो मूव हो रहा है।
अब डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं हम? अच्छा, अब कौन सी की प्रेस करेंगे? अब कर्सर एन से पहले और मुझे एन को डिलीट करना है तो क्या प्रेस करेंगे? और कोई और किसी बच्चे को पता है? डिलीट की, यस। एक होता है बैकस्पेस। बैकस्पेस काम क्या करता है? जब हम बैकस्पेस को प्रेस करते हैं तो एक सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है, कर्सर के लेफ्ट का या राइट का? लेफ्ट का। राइट का नहीं, लेफ्ट का। ठीक है, रिमूव मैटर लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, प्रेस बैकस्पेस। और अगर मैं बैकस्पेस की बजाय डिलीट बटन प्रेस करता हूं तो देखो, रिमूव मैटर राइट साइड ऑफ द कर्सर, तो कर्सर के राइट का डेटा डिलीट करना है, देन यूज डिलीट बटन। दूसरा तरीका मैंने कैंसिल कर दिया, एस्केप दबा के कैंसिल कर दी चेंजेस। तो नेक्स्ट अभी हमने जो एडिट किया था वो F2 प्रेस करके किया था। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेल के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, सीधा कर्सर वहां पे आ गया जहाँ पे मैं माउस लेकर गया था। देखो रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को कर्सर चाहिए उसी के आगे पॉइंटर ले जाके, पॉइंटर बोलते हैं माउस को, ये जो एरो होता है ना, आप इसको कर्सर बोलते होगे सभी, ऐसे ही है ना? आ जाओ ना, ले लो ये चेयर ले लो, आप सभी इसको बोलते होगे ना कर्सर, है ना? ऐसे ही है ना? दरअसल ये जो आपको स्क्रीन पर एरो दिखाई दे रहा है इसको कर्सर नहीं बोलते, वैसे पूरी दुनिया बोलती है, ठीक है, सारे ही बोलते हैं। दरअसल इसका जो एक्चुअल नेम होता है ना, द राइट वर्डिंग इज पॉइंटर। ठीक है, इसको माउस भी कहते हैं, एरो भी कहते हैं, बट राइट नेम इज पॉइंटर होता है, कर्सर नहीं होता। बट एक अंडरस्टैंडिंग है सभी की कुछ ऐसी कि अगर हम इसको कर्सर बोल रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला क्या कर रहा है समझ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम डबल क्लिक किया, बैक स्पेस। थर्ड मेथड होता है, मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। ऊपर आपको फॉर्मूला बार शो हो रही है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, तीसरा मेथड करेक्शन का, फॉर्मूला बार में जाके हम एडिट करके बैकस्पेस दबाया, एंटर कर दिया, करेक्शन हो गई। यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, मैंने टाइप किया एक्सेल में नेम, और ध्यान रखना एक्सेल में आपको किसी भी सेल में ना, आपने अगर वर्ड कोई भी जैसे कंप्लीट कर लिया, जैसे लिखा मैंने नेम, उसके बाद ना मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं देना, वरना आगे कुछ ऐसे आपके असाइनमेंट आने वाले हैं आगे की क्लासेस के अंदर, तो आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, आंसर कुछ और ही निकल कर आ जाएगा। अब भला स्पेस से क्या लिंक होगा भला, वो आपको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना देख लें। आपके बैच में तो मैंने बताया भी था, इनको पता ही है, तो ऐसे ही आपको ही बताएंगे। तो ध्यान रखना आपने स्पेस नहीं देना एक्स्ट्रा, वरना ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में आप गड़बड़ी करके आ जाओ और रह जाए कहीं, तो इसमें आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट निकल कर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और करेक्शन साथ के साथ लेकर चलनी है। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के लिए आपको साथ के साथ ही करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि हम बाद में इसको चेंज कर देंगे। MS वर्ड और पावर पॉइंट में ना ऑप्शन होता है चेंज केस का, जिसकी हेल्प से हम हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर सकते हैं, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, तो हमें साथ के साथ शिफ्ट की के साथ प्रेस करके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश, टैब दबाया, साइंस, मैंने यहाँ पर ना इंग्लिश को दोबारा लिख दिया। हमें इंग्लिश की बजाय यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट का नाम लिखना है, मैथ्स का, तो गो टू प्रीवियस सेल। अब मैंने बताया कि नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हम टैब की का यूज़ करेंगे, गो टू नेक्स्ट सेल, टैब की, और गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस में टैब। अब खाली शिफ्ट और टैब दबाया, पिछले सेल पे आ गए। अब इसकी बजाय हमें मैथ्स लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? एडिट करके, हाँ जी, डायरेक्ट लिख देंगे बिल्कुल। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे या F2 प्रेस करेंगे या फॉर्मूला बार पे जाके अगर करते हैं ना, तो अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। अब हम इसको एडिट नहीं करेंगे, रीटाइप कर देंगे, जो कि एक आसान तरीका। अगर आप इसको F2 दबाते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश को डिलीट करना है, तो 4 कैरेक्टर लिखना हमने,
तो 4 बार बैक स्पेस भी दबाना पड़ेगा। तो देखो सीधा सेल पे आने के बाद ना मैंने क्या किया, सीधा टाइप कर दिया मैथ्स, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो डेटा डिलीट हो गया अपने आप ही। अगर किसी सेल पे कुछ कंटेंट आपने पहले से लिखा हुआ है और आप उस सेल पे जाके दोबारा से रीटाइप करते हैं ना, तो पहले वाला कंटेंट अपने आप ही रिमूव हो जाता है। तो उसको रीटाइप करना ज़्यादा बेटर होता है, इससे आपका टाइम भी बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टैब दबाया, अगेन टोटल एंटर करेंगे इसके बाद, और एंटर करते ही कहाँ पर गया, रो के स्टार्टिंग पर। तो यहाँ पे देखो रो के बिल्कुल शुरू पे आ गई सिलेक्शन, नेम टाइप किया हमने, मार्क्स दे दिए, टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू। एक्सेल के अंदर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं ना, वो सभी हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होती है, और विदाउट एन इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब इन पांचों का हमें ना टोटल कैलकुलेट करना है। मैं वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी, कितना टोटल आएगा, बहुत जल्दी बता दिया, बहुत फास्ट हो। अब बताना ज़रा। अब नहीं बताएंगे है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 एंट्रीज करी। अब हम इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, और टोटल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू। जैसे आप एक कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं किसी भी वैल्यूज़ पर, तो उसमें हम सीधा डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं कि हमें जिसको भी प्लस करना होता है। बट एक्सेल में ऐसा नहीं है कि अगर आप वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना, तो उसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में या आप एक्सेल में अगर आप किसी जॉब पे भी हैं, एक क्लैरिकल पोस्ट पे, तो आप ये गलती ना करें। ताकि 20 प्लस आप कैलकुलेटर में कुछ इस तरह की वैल्यूज लिखते हैं, ऐसे ही कुछ वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू फिर प्लस लगा के फिर किसको ऐड करना है, एंटर कर दिया, उसके बाद आंसर तो आ गया। आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नंबर चेंज करना चाहता हूँ, किसी के 10 नंबर लिखे हुए हैं लास्ट वाले सब्जेक्ट में, मैंने 45 कर दिया, एंटर करते ही पता है क्या होगा, मालूम है किसी को? क्या टोटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ा, अब देखते हैं इस चीज़ को भी। अब मैं इस सेल पे ना डबल क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मूला सेल पे, यहाँ पर देखो अभी भी 10 ही दिखा रहा है। अब ये जो हमने टोटल कैलकुलेट किया 110 निकाला तो इन वैल्यूज पे था, तो क्या इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट है, क्या इसके ऊपर डिपेंड है पांचों पे? है? नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी बताते हैं। देखो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट किया, तो डिलीट करने पे क्या ये टोटल अमाउंट दिखाई देगी? हमें दिखाई देगी। अब क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जब हमने सेल में वैल्यू जब टाइप ही कर दी कि हमें कैलकुलेशन किसके ऊपर करनी है, तो वो और किसी सेल में वैल्यू को क्यों रीड करेगा? अब वो उसके ऊपर डिपेंड तो है नहीं। तो मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल Z। तो ध्यान रखना, एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं तो सेल वैल्यू पे अप्लाई मत करना। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाए। तो टोटल का जो फर्स्ट मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। इक्वल टू फर्स्ट सेल एड्रेस प्लस सेकेंड सेल एड्रेस प्लस थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि कैलकुलेशन करते समय टोटल में चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, कभी भी वैल्यू पिक नहीं करनी है आपने। सेल एड्रेस में जब भी आप फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यूज़ की बजाय जिस सेल में वैल्यू आपने टाइप किया है उस सेल का रेफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है जो हमारी 10 है, उसका सेल एड्रेस क्या होगा? B2। तो यहाँ पे B2 क्या हमारा फर्स्ट सेल का एड्रेस। बस आपने उस वैल्यू की बजाय सेल का एड्रेस उठाना है, यानी कि उसको सेल से लिंक बनाना है, उसको डिपेंडेंट बना देना हमने। ठीक है, प्लस में सेकेंड सेल एड्रेस प्लस में और F2 टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखो क्या मैं अब नंबर चेंज करूं, 45 की जगह 50 कर दिए, एंटर करने पे अमाउंट चेंज होगी? बिल्कुल। अब क्यों ही? क्योंकि
अब देखो डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब हमने सेल को रीड कराया वन बाय वन, एक एक सेल का ऐड कर दिया कि हमने किसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, प्लस किस किस को करना है हमने सेल एड्रेस से लिंक कर दिया। अब उसके अंदर जो भी डेटा अपडेट होगा ना, ऑटोमेटिकली वैल्यू को रीड करेगा खुद से, क्योंकि हमने उसको लिंक कर दिया, उसको डिपेंडेंट बना दिया इन सेल एड्रेसेस के ऊपर कि क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है, उसमें वैल्यू क्या चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक चेंज हो। अगला पॉइंट, अब हमें इसका भी टोटल करना हो तो क्या होगा, फर्स्ट सेल एड्रेस बिल्कुल, तो यहाँ पे अब फर्स्ट सेल B3 हो जाएगा। बट फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई नहीं करते, एक बार अप्लाई करने पर उसी सेल पे जाके जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं उसके ऊपर ये जो बॉर्डर बनी आती है ना, इसको हैंडल बोलते हैं। तो इसको हैंडल या फिल हैंडल भी बोलते हैं। तो इसके कॉर्नर पे पॉइंटर को लेकर जाएंगे। अभी जो पॉइंटर की शेप है ना, वाइट कलर के प्लस में डॉक्टर सिंबल शेप बोलते हैं जिसको, ठीक है, डॉक्टर सिंबल होता है, बिग प्लस, बिग वाइट डॉक्टर सिंबल प्लस होता है जो। नेक्स्ट, इसको कॉर्नर पे ले जाते ही जब ब्लैक कलर में प्लस आएगा, ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। कॉर्नर पे जब लेकर जाएंगे, जब ब्लैक कलर में प्लस होगा ना, आपने इसको क्लिक होल्ड करना, अब यहाँ से नीचे ड्रैग करना है। सभी का आंसर आ गया। और चेक करने के लिए आप इन चारों में से जिसका भी चेक करना चाहते हैं डबल क्लिक कर सकते हैं या F2 भी दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखा देगा, अपने आप लग कर आ गया। और फॉर्मूला सेल से एग्जिट होना है तो एंटर भी दबा सकते हो, एस्केप की भी दबा सकते हैं। बट कुछ केसेस में हम एस्केप नहीं दबाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट, टोटल कैलकुलेट करना है अब हमें। एक सेकंड मेथड, टोटल यूजिंग बाय सम फंक्शन। अब एक फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करनी है हमने, तो इक्वल टू SUM सम। और ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूला में ना स्पेस बार का कोई यूज़ नहीं होता। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूला सेल में स्पेस बार का कोई काम नहीं है। और फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर्स में, कैसे भी टाइप कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। बस आपका फॉर्मूला करेक्ट वे में होना चाहिए, करेक्ट मेथड होना चाहिए। और जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू सम, जैसे एक फंक्शन का नाम है, या आपको लिस्ट में देखो बहुत सारे फंक्शन के नाम मिल रहे हैं, तो जब भी फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद ब्रैकेट जरूर ओपन होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रैकेट जरूर लगेगी उसके बाद। देन नेक्स्ट, अब किसका टोटल करना है, पांचों सब्जेक्ट का। सम का यूज होता है एडिशन करने के लिए। और फंक्शन अप्लाई करते दौरान नीचे देखो लिखा हुआ था एड्स ऑल द नंबर्स, नीचे डेफिनेशन में एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, तो लिखा हुआ भी आता है। तो प्लस करने के लिए ध्यान रखना कि कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ना प्लस ही लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस नहीं होगा। और कुछ बच्चों ने तो कमाली कर दिया, ऐड ही लिख दिया। या एडिशन करने के लिए क्वेश्चन में आया तो एडिशन टाइप कर दिया। तो एडिशन करना हो, ऐड करना हो, प्लस करना हो, तो ध्यान रखना कि इक्वल टू सम ही यूज होता है सिर्फ एक ही नाम से, प्लस करने के लिए। ऐड, प्लस या एडिशन टाइप नहीं करना आपने। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है। अब हमें एक एक एड्रेस लिखने की नीड नहीं है, जैसे हमने उसमें लिखा B2 + C2 + D2। अब हम सिर्फ फर्स्ट एड्रेस लिख के, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, B2 से कहाँ तक टोटल करना है, F2 तक। तो बीच में कोलन का साइन लगा के, आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं लिटिल फिंगर से, राइट वाली से सेमी कोलन, उसी के ऊपर आता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे कोलन का साइन, और लास्ट सेल एड्रेस F2। और ध्यान रखना बीच में प्लस नहीं लगाना। B2 प्लस में F2 अगर लिख दिया तो क्या होगा, सिर्फ ये दो सेल ऐड होकर आ जाएंगे, ध्यान रखना। और आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे B2 कोमा में, जैसे नीचे दिखा रहे हैं ना, सम के बाद नंबर 1 फिर नंबर 2 कोमा नंबर 3, कोमास लगा के। पर इस तरह से भी काफ़ी समय लग जाएगा। B2 C2 D2 अगर ऐसे लिखते हैं तो टाइपिंग का समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम कोलन लगा के सीधा लास्ट सेल एड्रेस और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। और सभी का चाहिए, हमने क्या किया, इसको कॉर्नर पॉइंट से जब ब्लैक प्लस आता है नीचे ड्रैग कर दिया,
और किसी भी एक्सेल डेटा एंट्री में अगर आपने 4 कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली, 4 कैलकुलेशन, ठीक है, अगर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जैसे ही अब मैं नेक्स्ट इसमें एंट्री करता हूं, नेम लिखा, मार्क्स लिख दिया, इसके बाद अब मैं जैसे ही टैब बटन दबाता हूं या कीबोर्ड से सीधा एंटर की प्रेस करता हूं, तो टोटल ऑटोमेटिकली होकर आ जाएगा, टोटल ऑटोमेटिक होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ेगा बार बार। नेक्स्ट, अब कर्सर है भविष्य पर, हमें सीधा नेम वाले सेल पे जाना है। अगर आप होम नहीं, होम से नहीं जाएगा, अगर अप एरो करते हैं तो देखो क्या होता है, एक एक सेल जाता है ऊपर, तो कंट्रोल बटन के साथ में अप एरो कर दिया, चला गया ऊपर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ, जैसे आप काम कर रहे हैं यहाँ पर या फिर बीच में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आप फिर जाना चाहें शुरू में, तो कैसे जाएंगे, तब होता है कंट्रोल प्लस में होम, स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के शुरू पे जाने के लिए, यानी कि फर्स्ट सेल एड्रेस पे जाने के लिए। अब फर्स्ट सेल का एड्रेस का क्या नाम होता है, फर्स्ट सेल एड्रेस A1, तो यानी कि हमें A1 पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर देना, बिल्कुल स्टार्टिंग पर आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल प्लस में होम, और अगर वापस नीचे भविष्य पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या फिर कंट्रोल प्लस में राइट एरो, सीधा लास्ट पे चले गए, कंट्रोल प्लस में फिर अप लेफ्ट डाउन राइट अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इस तरह से आप चारों धाम की यात्रा करके आ सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ एरो कीज की हेल्प से। यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ जी, एक सेकेंड, हम यहाँ पर आ गए, अब आपको नेहा पे जाना है, तो आप सीधा एरो बटन दबा देंगे, ओनली डाउन एरो, नेम से यहाँ पर इस यहाँ पे इस कॉलम में लास्ट यहाँ पे जा सकते हैं, फिर कंट्रोल डाउन होगा, एन का नहीं, कंट्रोल एन से तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी, एंड अच्छा नहीं कर सकते, एंड एंड तो फिर यहाँ पे जाएगा, एंड डेटा के एंड पे जाता है वो, ठीक है। वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, इससे इसको लेकर एक्सेल में अलग काम करना है ये। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ मैंने अमाउंट लिखी, 4 वैल्यूज लिख दी अलग अलग, सभी को हमें प्लस करना है। हाँ जी, चलो प्लस बता सकते हैं, फॉर्मूला बताएं। इक्वल टू सम C9, अच्छा आगे, हाँ जी, C9 कोलन F9, हाँ जी ठीक है, फॉर्मूला ठीक है जी, बाकी सभी अभी बात नहीं कर सकता, अभी क्लास में है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने प्लस करना था तो यूज़ किया सम फंक्शन का, यानी कि जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को प्लस करना हो ना, तो हमेशा सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, या कई बार क्या होता है हमें सिंपल मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। एग्ज़ाम में देखा जाता है कि जो हमें शीट बनाने के लिए दी गई है, स्प्रेडशीट डिज़ाइन करने के लिए दी, उसमें टेबल कैसी दी गई है, तो वहाँ पे फंक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत है, या सिंपल बेसिक मेथड सेल बाय सेल वाला, जिसमें हमने लिखा B2 प्लस में C2 प्लस में D2, तो वो डिपेंड करता है रिकॉर्ड पर भी, वो आपको असाइनमेंट्स में भी पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कब हमें किस मेथड को अप्लाई करने की नीड होती है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्लस के लिए हमने प्लस का सिंबल लगाया था, जैसे B2 के बाद फिर प्लस C2 प्लस D2, ऐसी अब 4 वैल्यूज़ हैं। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू फर्स्ट सेल इनटू में सेकंड सेल इनटू में थर्ड इनटू में फोर्थ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है, स्टार का साइन 8 के ऊपर आता है कीबोर्ड में, यहाँ पर
ठीक है, जो ऊपर नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3, 8 के ऊपर स्टार का साइन जिसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, एंटर करने पे आंसर आ जाएगा 48 निकल कर आ गया। जैसे अब ये तो था एक सेल बाय सेल मेथड, जैसे हमने प्लस के लिए सम का यूज़ किया फंक्शन के माध्यम से, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इक्वल टू प्रोडक्ट, अब नीचे दिखा रहे हैं मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रोडक्ट, ना कि मल्टीप्लाई टाइप करना है, ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा प्रोडक्ट, और फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर लिखें या कैपिटल में। और अगर नेम आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है टाइपिंग के दौरान, अगर आप किसी फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं और अगर नेम आपको शो हो रहा है नीचे डिस्प्ले हो रहा है, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना। तो इससे क्या होगा, देखो सिलेक्ट हो गया वो, टैब दबाना ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे एंटर दबा देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने टैब दबाना था या एंटर। तो टैब की का यूज़ होगा, एंटर करेंगे वो तो फिर डन हो जाएगा, अगले सेल पे चला जाएगा नीचे। तो प्रोडक्ट लिख दिया। इसके बाद अब फर्स्ट सेल एड्रेस है जैसे C9 कोलन में F9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट होती है ना बंद, एंटर कर दिया, करी थी ब्रैकेट बंद? नहीं करी थी, करी थी मैंने, देख सकते हैं नहीं करी थी, देखो लगी हुई है, हटा दी मैंने, ठीक है, एंटर कर दिया, करी थी मैंने, हटाई थी, है ना। देखो ऑटोमेटिकली लग जाती है इसके अंदर। हमें अगर प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम बात करें तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप अप्लाई होकर आ जाती है। तो ये चीज़ आपका ना टाइम सेव करती है। ऐसी और छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर आगे जो आपको हेल्पफुल होते हैं काम करने में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और हमने यहाँ पर लिखा है आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और टोटल। अब कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, रिकॉर्ड को ध्यान से समझना कि फॉर्मूला क्या लगेगा। मैंने आइटम का नेम लिखा, प्राइस दे दिया, ठीक है, प्राइस है 120 रुपये। हमने अगर 2 किलो एप्पल खरीदे 120 रुपये के हिसाब से, तो टोटल आंसर कितना आएगा? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? इक्वल टू क्या लिखें हम? प्रोडक्ट, ठीक है, E10 कोलन, ठीक है, सेमी कोलन नहीं कोलन, आगे यह सम होएगा, बाकी बात है, प्रोडक्ट यूज होगा। अब कई बच्चे मेरी तरह होशियार होते हैं, सम करके आएंगे, ठीक है। तो कई बच्चे होते हैं मेरी तरह इंटेलिजेंट, सम कर देते हैं, सम नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कई बच्चे इस चीज में रह जाते हैं कि टोटल हमने ऊपर भी किया था, नीचे भी कर दिया। तो रिकॉर्ड को देखते हैं फटाफट से टोटल आ गया, ये तो बड़ा आसान है, सम कर देते हैं फटाफट से। तो सम नहीं करना, रिकॉर्ड को समझ के देखना है, करके देखना है। अब आपका नाम या मेरा नाम अगर सेम है तो काम तो सेम नहीं रहेगा ना, रोल अलग अलग होगा। तो यहाँ पर भी तो अलग हो सकता है, जरूरी कि नाम सेम है तो उसका रोल भी सेम होगा। तो अलग अलग रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है किस टाइप की उसमें कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, आराम से करना है, ठीक है, हो जाएगा। ये भी काफ़ी आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। और